यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। फिर से मैं आया हूँ आपके बीच एक और लेक्चर लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। आपको बता दें, इस एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें। जैसे कि एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो इन दोनों ने क्या किया, 1918 में एक संवैधानिक सुधार योजना लाई। अब देखिए इन लोगों का प्रेशर क्या था। 1914 से 1918 का जो टाइम पीरियड था, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर का पीरियड था। दो अलायंसेस बनी थी। जर्मनी जब बहुत ही उभर कर सामने आ रहा था, तो क्या हुआ, उसको रोकने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस और इटली, इन्होंने एक अलायंस बना ली, जिसका अपोज में कौन थे, जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिशर्स को भारतीयों के कहीं ना कहीं सहयोग और हेल्प की ज़रूरत थी वर्ल्ड वॉर वन में। तो भारतीयों की भी एक कंडीशन थी कि हम आपका कॉपरेट तो करेंगे, आपको कॉपरेशन हम देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी, कुछ आपको हमें कंसेशन देनी पड़ेंगी। किस तरह से, जो भारत में जिस तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं एक चरम सीमा पर पहुंची थी, जो भी इंडिया का एक स्ट्रगलिंग मूवमेंट चला हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत में जो काफ़ी रोष था। अब 1918 में जो ये योजना फिर तैयार की गई भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, उनको ये बोला गया कि ठीक है, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है तो हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कंसेशन देंगे, आपके लिए कुछ नई रियायतें बरतेंगे। ठीक है, इस एक्ट का जो मेन पर्पस था वो क्या था, भारतीयों का जो है शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ, तो ये इसका मेन पर्पस था कहीं ना कहीं इस एक्ट का। आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या मेन फीचर्स रही, क्या क्या मेन प्रावधान इस एक्ट के द्वारा लाए गए, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं भारतीयों को एक प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ मेन विशेषताएं हैं। तो आगे इस एक्ट में हम क्या देखेंगे, जो इसकी मेन फीचर्स है। सबसे पहले इसका टाइटल हम देखते हैं। इस एक्ट का जो टाइटल था वो था एन एक्ट टू मेक द फर्दर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस एक्ट का टाइटल था, जिस एक्ट को जो है 1919 में लाया गया था। अगस्त डिक्लेरेशन जो 20 अगस्त 1917 में हुई थी, वो डिक्लेरेशन ये थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये डिक्लेयर किया था कि उनका जो मेन पर्पस है वो भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है, एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 में लाया गया था, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1921 में ऑफिशियली इन्फोर्स किया गया था, मतलब लागू किया गया था। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं मेन इसकी जो और फीचर्स इसमें क्या थी। जैसे डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस। डायरार्की का मतलब क्या होता है, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट एक तरह से। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसमें क्या किया गया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसके सब्जेक्ट्स को जो डिवाइड किया गया दो फॉर्म में, एक ट्रांसफर्ड और दूसरे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, रिजर्व्ड, इसको कंट्रोल की किसके दिया था, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। लेकिन किसकी सलाह पर ये इसको इन सब्जेक्ट्स पे काम करता था, कार्यकारिणी परिषद की सलाह पे। उसकी जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर की, उसकी सलाह पर ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पे काम करता था। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, इसको दैट वाज ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस, बट यहाँ पर गवर्नर जो है मंत्रियों की सलाह पर काम करते थे इन कानूनों पे। ठीक है, पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का विभाजन किया करते। देखिए इस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को कहीं ना कहीं विभाजित कर दिया गया। दोनों जो है अपने अपने रिस्पेक्टेड एरियाज़ में अपने अपने हिसाब से लॉज बना सकते थे, कानून बना सकते थे। इस तरह का प्रावधान। आगे हम क्या देखते हैं इसमें, देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। इस एक्ट में एक खास विशेषता ये थी कि जैसे 1909 में हमने देखा कि पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लाया गया, ठीक है, जहाँ पर मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया संप्रदाय के नाम पर। लेकिन यहाँ पे जो है इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब ये मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सिख हो गए, भारतीय ईसाई हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए और यूरोपियंस, इन सब लोगों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया कहीं ना कहीं। और दूसरी बात इसमें विशेष ये थी कि इस एक्ट के द्वारा जो है महिलाओं को भी अब मताधिकार दे दिया गया था। नीचे है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। एक जो नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो ब्रिटेन में इसको क्रिएट किया गया, जिसका मेन काम क्या था, जो
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसके कुछ एक फंक्शंस को जो है अब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया करने लगा था। अगला है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मीन्स जिसमें दो सदन होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस कहा गया, और लोअर असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस कहा गया। इन दोनों में जो जो भी प्रतिनिधि चुने जाते थे, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे इनके वो जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो पहली बार जो है इस एक्ट के द्वारा बाइकैमरलिज्म की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। केंद्र व प्रांत का अलग अलग बजट, ये इस एक्ट की बहुत ही ख़ास विशेषता है कि इस बार प्रांतीय प्रशासन के लिए या प्रांतीय प्रशासन के लिए ज़्यादा भी इसमें तवज्जो दी गई है। जिसमें बजट को लेकर अगर हम देखें तो इसमें जो है इस एक्ट के द्वारा जो पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय व प्रांतीय बजट को जो है अलग अलग पेश किया जाएगा, ठीक है। एंड इट ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू नेक्ट देयर और बजट, मतलब इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जो है उन्होंने अपना बजट तैयार करने का जो है कहीं ना कहीं अथॉरिटी दे दी इस एक्ट के द्वारा। नीचे हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी इस एक्ट के द्वारा की गई थी 1926 के अंतर्गत, जो कि ली आयोग जो बना था, ठीक है। तो ली आयोग की तर्ज पर ही पब्लिक सर्विस। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कुछ एक मेन जो इसकी फीचर्स थे वो अभी हमने डिस्कस की, और एक बात इसमें और भी महत्वपूर्ण जो मैं पीछे नोट मैंने की थी, लेकिन उसको मैं डिस्क्राइब करना थोड़ा मैं भूल गया एक्चुअली, क्योंकि उसमें क्या था कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार 3 भारतीयों को भी शामिल करने की बात की गई थी। जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो जिसमें 8 मेंबर थे, बढ़ा के 6 से 8 कर दिए गए थे। अब उसमें 3 मेंबर्स जो है भारतीयों को भी लाने की उसमें बात की गई थी, तो वो कुछ खास इसमें था। बाकी इस एक्ट का काफ़ी विरोध हुआ, बाद में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिसमें मुख्यतः बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इसका विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट को सूरज रहित सुबह भी कहा है, सूरज रहित सुबह भी कहा है इस एक्ट को। बाकी इसकी अगर हम कमियों की बात करें तो इसमें एक तो सांप्रदायिकता का प्रसार किया गया, जो कि आपने देखा 1909 में सांप्रदायिकता के आधार पर जो है इलेक्शन होने लगे। उसके बाद 1919 में उसको कम करने के बजाय उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव इसमें देखने को मिलता है, और मतदाताओं का जो सीमित विस्तार एक तरफ से हमें इसमें देखने को मिलता है। बाकी उसके बाद जो साइमन कमीशन आता है, जैसा कि उसमें इस एक्ट में पहले ही बताया गया था कि इसके ठीक 10 साल बाद जो है एक कोई कमीशन बनाया जाएगा, जो ये रिसर्च करेगा कि इस एक्ट को लाने के बाद भारत में किस तरह के चेंजेस आए हैं, किस तरह के यहाँ पे प्रशासन में सुधारों की ज़रूरत है, और किस हद तक अभी तक इसमें सुधार हो पाए हैं। तो साइमन कमीशन बाद में आया था। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक माय फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी अपने कमेंट्स में आप सुझाव भी दीजिए कि इसमें किस तरह की आपको कमियां लग रही है, क्या क्या इसमें कुछ अच्छा है, आप बताते रहें, उससे थोड़ा हमें भी उत्साह मिलेगा, ताकि और हम रेगुलर इस पर वीडियोज़ लाते रहें, डालते रहें। तो इसका अब हमारे पास 2 लेक्चर बचे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 का हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके बाद हम कुछ और आगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि पुरानी वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मैं सिर्फ एक ही टॉपिक को मैं बाइफरकेट करके या अलग अलग करके उसको टुकड़ों में बांट के मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एक्ट जो है दूसरे एक्ट के साथ कहीं ना कहीं लिंक या रिलेशन रखता है, इसलिए आप पुरानी वीडियोज़ को भी देखिए। इससे पहले वाली वीडियोज़ जो भी मैंने डाली हुई है सीक्वेंस वाइज, आप उन सबको भी देखिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। बाकी आप इसको इंडियन लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, आप वहाँ से भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जिस तरह से मैं चार्ट फॉर्म में इसको पेश करता हूँ, अगर आप उसको उसी फॉर्म में इसको बनाएंगे अपने नोटबुक या अपने नोट्स पे जो है आप नोट करेंगे, तो आई डेफिनेटली 100% श्योर कि आपको इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक आध बार इसको रिवाइज़ कीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी, सारी बातें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बाकी नेक्स्ट मैं वीडियोज़ लाऊंगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, और साइमन कमीशन जो मैंने अभी बताया। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और मुझे लगातार अपना रिस्पांस दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मुझे कुछ अपने दोस्त बता रहे थे, ये जो लाइट है यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रही है। एक्चुअली ये फ्लैश की लाइट है, यहाँ पे थोड़ा मेरे रूम में काफ़ी लाइट नहीं आ पाती बाहर से, इसलिए जो फ़ोन की जो फ्लैश है तो उस वजह से यहाँ पे ये लाइट आती है। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए।
कुछ टाइम तक, बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच।